नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हॉकी की 14वीं वार्षिक आम सभा में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा रहे मौजूद। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। भारत सरकार के राज्य मंत्री रामदास आठवले ने आज आदिवासी एवं महरा समाज के महोत्सव में कहा कि सामाजिक न्याय दिलाने हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद को गैर आवश्यक माना। देश के अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने भी मास्क किया अनिवार्य। और किसानों की समस्याओं को लेकर आज दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में किसान मेले का किया आयोजन। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में हॉकी का पुराना संबंध रहा है कि हॉकी से हमें संगठित होकर किसी भी जटिल कार्य को पूर्ण करने की सीख मिलती है। उक्त आशय का उद्गार छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने हॉकी की 14वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ की 14वीं वार्षिक आम सभा एवं चुनाव कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस अवसर पर हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई। हाल ही में संपन्न हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश हॉकी संघ के कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा एवं 14वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन राजनांदगांव शहर के अवाना होटल में किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव एवं ऑब्जर्वर गुरुचरण सिंह होरा, महापौर हेमा देशमुख, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में हॉकी संघ से जुड़े सदस्यगण शामिल हुए। कार्यक्रम के अवसर पर हाल ही में संपन्न हुए प्रदेश हॉकी संघ के चुनाव में निर्वाचित हुए पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज अंसारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डी रविशंकर, उपाध्यक्ष हरिंदर सिंह भाटिया, महासचिव मनीष श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव गोपेश्वर कहारा, राजेश मंडावी, वर्षा शर्मा, कोषाध्यक्ष रीना बोरकर, आशा थामस, कार्यकारी सदस्य नीलम चंद जैन, अमिताभ मानिकपुरी, गजेंद्र शर्मा, अंसार अहमद, नवीन मसीह के निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर गुणेंद्र कुलत ने विधिवत घोषणा की। इस अवसर पर ऑब्जर्वर एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने लगातार काम कर रहे हैं और कई घोषणाएं भी कर रहे हैं। बैठक को गुरुचरण सिंह होरा ने संबोधित किया। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपा। इस अवसर पर ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी न हो, इसको लेकर खेल विभाग और सरकार के बीच ओलंपिक संघ सेतु का काम कर रहा है। और उसका निर्वाचन की प्रक्रिया पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से उपस्थिति और निर्वाचन संपन्न। निर्वाचित पदाधिकारियों को फिरोज अंसारी जी, मनीष श्रीवास्तव जी, रवि कुमार जी, उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। साथ ही इस नगर की महापौर देशमुख जी, हमारे नगर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा जी, जितेंद्र मुदलियार जी और सारे लोग जो विशेष रूप से इस सभा में उपस्थित हुए, उन सबको अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से बताना चाहूँगा, माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में दिन दूनी रात चौगनी आप नई घोषणाएं सुन रहे होंगे। अभी एस्ट्रोटर्फ की घोषणा दुर्ग में हुई है, एक टेनिस कोर्ट का निर्माण हुआ है, टेनिस एकेडमी बन रही है और बहुत सारे संसाधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और खेल संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आए। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राजनांदगांव के विषय में, विनोद राठी जी जो कि शतरंज संघ के महासचिव है, पहला ओलंपियाड जो इस देश में हो रहा है शतरंज का, उसमें पार्टिसिपेट करने चेन्नई गए हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कि हमारे यहाँ का एक आदमी जो है, एक व्यक्ति जो है, जो शतरंज से इतने साल से जुड़ा ओलंपियाड करा रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। राजनांदगांव में अनेक उपलब्धियां दर्ज हैं, उसमें एक उपलब्धि ये भी है। राज्य में ओलंपिक की बात सहज है, हर चीज़ों को स्वीकार किया जाता है, उसको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है। हमने जो भी मांगी, जो भी हमने खिलाड़ियों के लिए कहा, तत्काल हमको उसकी स्वीकृति मिली है। मैं इस 3 साल में आपको बता देना चाहता हूं कि टेनिस का 18 करोड़ रुपए का स्टेडियम रायपुर में बन रहा है। अभी आपकी हॉकी की घोषणा हो गई है, तो अभी बहुत सारी एकेडमी खुली है, आर्चरी की खुली है, बिलासपुर में नर्सरी खुली हुई है, एकेडमियाँ खुल रही है, साई का निर्माण हो गया, काम चल रहा है। लेकिन
निश्चित रूप से खिलाड़ियों को जो तराशने का काम है वो कोच, उनके पेरेंट्स, उनके जो खेलने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। हमारा काम संसाधन उपलब्ध कराना है, बाकी खेलना तो खिलाड़ियों का काम है। और खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेगा तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं जब हम ओलंपियाड में मेडल लेके आएंगे। वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। वार्षिक आम सभा में अगले 4 वर्षों के लिए नए पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ है। आज इस निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई निर्वाचित अधिकारी द्वारा। हमारी आम सभा में हॉकी के विकास के लिए जो योजनाएं हमको बनानी है उस पर चर्चा हुई। विभिन्न जिलों से यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे। सबसे राय मशवरा लेके हम हॉकी के विकास को लेके एक कार्य योजना बनाएंगे और राष्ट्रीय खेल हॉकी की प्रगति के लिए कार्य करेंगे। राज्य शासन का निरंतर सहयोग हम लोग को हॉकी के विकास के लिए लगातार मिल रहा है। अभी वर्तमान में 6 एस्ट्रोटर्फ सिंथेटिक ग्राउंड हमारे राज्य में है। 7वां एस्ट्रोटर्फ की घोषणा परसों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग में की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में, खेल मंत्री उमेश पटेल जी के मार्गदर्शन में खेलों का निरंतर विकास छत्तीसगढ़ में जारी है। हॉकी के साथ साथ समस्त खेलों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य कर। नेशनल गेम्स अगर हुए हैं, हॉकी इंडिया के नेशनल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच भी 3 वर्ष पूर्व इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज मैच वहाँ पे आयोजित हो चुकी है। हम प्रयास करेंगे कि आगे भी राज्य शासन के सहयोग से जब भी हॉकी इंडिया हमको राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच देती है तो उसको हम राजनांदगांव में आयोजित करेंगे। इसके लिए हमने एक निवेदन हॉकी इंडिया से किया है। प्रो लीग के मैच हो या कोई भी इवेंट जो भारत में हॉकी इंडिया को प्राप्त होता है तो उसका 1 या 2 मैच जब जितना भी संभव हो राजनांदगांव या रायपुर में वो हमें दे तो हम उसको राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न कराएंगे। थैंक यू। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। केंद्रीय न्याय, सामाजिकता, अधिकारिता राज्य मंत्री और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता रामदास आठवले आज दुर्ग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भिलाई के सेक्टर 1 ऑडिटोरियम में आदिवासी मेहरा समाज के हजारों कार्यकर्ताओं और सामाजिक नेताओं की मौजूदगी में रामदास आठवले ने कहा कि सामाजिक न्याय देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और मेहरा समाज की मांग को भी गंभीरता से लिया जाएगा। आदिवासी मेहरा समाज के लिए बेहतर योजनाओं को लाया जाएगा। मेहरा समाज जाति के आधार पर ST/SC दोनों में किस कास्ट में होना चाहिए इसके लिए भी विचार और विमर्श करेंगे। तो कहीं समाज के उत्थान के लिए वे CM भूपेश बघेल से भी बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान महाराष्ट्र के हालातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर आठवले ने राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में जो झगड़ा चल रहा है वो राज ठाकरे की देन है। राज ठाकरे ने ही झगड़े की शुरुआत की है। मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो संविधान के हिसाब से चलता है। भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान इस देश में सर्वोपरि है और संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को हर तरह की आज़ादी भी है। रामदास आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र के विवाद पर अब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेंगे और उनसे बात भी करेंगे क्योंकि नवनीत राणा को महाराष्ट्र की सरकार ने जेल में डाल दिया है। तो वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ है जो कि सरासर गलत है। महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ठीक तरह से सरकार नहीं चला पा रही है। तो महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ है, माननीय राज ठाकरे जी ने झगड़ा लगाने की शुरुआत की है। हिंदू मुसलमानों में शांति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन दोनों समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हुई है। मेरे पार्टी का स्टैंड ये है कि भाई मस्जिद के भोंगे हटाने के बजाय अगर आपको मंदिर में भोंगे लगाने हैं, हनुमान चालीसा का पठन अगर करना है तो आपके मंदिर के पास आपको करने का अधिकार है, लेकिन वहाँ भोंगे मतलब हटाने का जो भूमिका है इस भूमिका का हम विरोध करते हैं और हम हिंदू मुसलमानों में शांति चाहते हैं और ना हिंदू पर अन्याय होना चाहिए ना मुस्लिम पर अन्याय होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है और इसीलिए हम उस भूमिका का, राज ठाकरे की भूमिका का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है अन्याय कर रही है। जिस तरह नवनीत राणा, रवि राणा को उन्होंने मतलब राजद्रोह का गुनाह उनके ऊपर लगाया है, ये अच्छी बात नहीं है। उसके साथ साथ हमारी जो किरीट सोमैया है, ये एक्स MP भी है, बीजेपी के लीडर भी है। वो मतलब पुलिस थाने में पुलिस का परमिशन लेकर गए थे, लेकिन उनके गाड़ी पर पथराव हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह अगर ये महाराष्ट्र में चलता रहेगा तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग हमें करनी होगी और मैं एक माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखने वाला हूँ, उनके साथ बात भी करने वाला हूँ। और महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ख़राब बनती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है, इसीलिए महाराष्ट्र में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए।
ये मेरी पार्टी की मांग है। सर चलो अध्यक्ष उद्बोधन के लिए ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि महरा समाज को एसटी में शामिल किया जाए। मंगलवार को सुबह से समाज के लोग नेहरू सांस्कृतिक भवन में एकत्र होकर अपनी बातें मनवाने के लिए रखे। आदिवासी मेहरा समाज का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ते हुए कहा कि वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने केंद्र के पास छत्तीसगढ़ के मेहरा व महार जाति को एसटी में रखने का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। केंद्र ने तो एसटी के रूप में मान्यता देने का मन बना लिया है, पर राज्य सरकार एसटी में रखना चाहती है। मेहरा समाज के अध्यक्ष ईश्वर सक्सेना का कहना है कि वर्ष 1949 के गजट में एसटी में रखने के प्रावधान किए गए, लेकिन आज तक उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। भ्रमित है मेहरा समाज, उसको हम गाइडलाइन चाह रहे थे कि क्या मेहरा समाज का प्रतिवेदन, हम लोगों का जब मांग है एसटी का है, हम लोगों की मांग एसटी का है, लेकिन केंद्र सरकार जो है ना उसको बार बार इग्नोर करती है। राज्य सरकार उसको इग्नोर करती है। केंद्र सरकार हमारे साथ है। केंद्र सरकार चाहती है कि एसटी की मांगो और एसटी आपको देंगे कर, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहता। राज्य सरकार इसको एससी देना चाहता है और केंद्र सरकार को एससी देना नहीं चाहती। ये मामला में हम लोग फंसे। हमारी जो मांगे हैं मेहरा समाज का वो एसटी का, अनुसूचित जनजाति का, लेकिन राज्य सरकार जो है हमेशा हम लोगों को एससी का बात को भेजता है, एससी के लिए अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजता है। और केंद्र सरकार के जो मॉडलिटीज़ है, उसका नियम है, उसको क्या है 3 बार किसी भी कंसीडर करते हैं। एसटी या एससी की मांग को 3 बार कंसीडर करते हैं। 3 बार से अगर ज़्यादा हो गया तो उसके बाद उसका धारा प्रवाही रिजेक्ट शुरू हो जाता है। फिर 50 बार भेजो आप, 50 बार वो रिजेक्ट करेगा, कभी नहीं सुनेगा, सिर्फ 3 चांस देता है। तो एससी का प्रपोजल ये 3 बार रिजेक्ट हो गया, चौथे बार बैरंग वापस हो गया, 5वें बार देना चाहती, उसके अनुरूप बात करें तो इनकी समस्या टल जाएगी, हट जाएगी, जो उनका निवारण है वो हो जाएगा। तो ये वैसा नहीं कर रही है। इसका जो दुख हम लोगों को, ये समाज को है, और हम अनुसूचित जनजाति की मांग के लिए अड़े हैं। अभी 31 मार्च 1949 के गजट, जिसमें मेहरा समाज को 69 क्रमांक में अनुसूचित जनजाति बताया गया है, उसके बाद 8 दिसंबर 1950 उसमें भी मेहरा जाति को अनुसूचित जनजाति बताया गया। हम उस मांग पे अटल हैं, जहां हम थे वहां हमको स्थापित किया जाए, हमको एससी या कोई अन्य चीज़ ना दी जाए। हमारा पहचान जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज हम मेहरा जाति है क्या यार छत्तीसगढ़ में, कई लोग ये जान नहीं पाते, ये महार हो क्या, हमको पूछते हैं। जनरल ऑफ इंडिया उनने राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ के सरकार को पत्र लिखा कि आपने जो अनुशंसा पत्र भेजा है उसमें केवल आपने बस्तर लिख के भेजा है, उसमें कहीं पर आपने ये नहीं लिखा है कि केवल बस्तर चाहिए या पूरा छत्तीसगढ़ चाहिए। वो लेटर का जवाब, उस चिट्ठी का जवाब अब तक राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं भेजा है, जबकि हुआ यूं कि उस समय के तत्कालीन सरकार और विभागीय तत्कालीन मंत्री जी ने ये कह के उस पत्र का जवाब दिया कि महरा जो जाति है उसका अध्ययन करने से एसटी का लक्षण नहीं पाया जाता है, जबकि उस लेटर में ये पूछा गया था कि आपने जो अनुशंसा करके भेजा है, अनुसंधान करके भेजा है, वो आप से केवल बस्तर भर में चाहते हैं या पूरे छत्तीसगढ़ में। इसका जवाब देने के बजाय गोलमोल ढोलमोल जवाब देते हुए राज्य सरकार ने पूरे समाज को गुमराह किया और जवाब में ये कहा कि नहीं, इनमें वो लक्षण नहीं पाई जाती है। पत्र 2008 का है, अनुसंधान 2008 का है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कराई थी, विभागीय मंत्रालय, विभागीय आयोग ने कराई थी। पूरे समाज का अनुसंधान करने के बाद वो प्रपोजल भारत सरकार, भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उनको भेजा गया था। उनके लेटर के जवाब में आज तक राज्य सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। देश के कुछ ऐसे राज्यों में खास तौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ में खतरा बढ़ गया है, जिससे कोरोना की
तीनों लहरें ट्रेंड में दिख रही हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद ही यहां संक्रमण बढ़ा है। जनवरी माह में तीसरी लहर का पीक गुजरने के बाद अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह से एक बार फिर महाराष्ट्र के मुंबई और दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एहतियातन मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहां के हालात की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों से नए केस को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अफसरों से कहा गया है कि जितने भी नए केस मिल रहे हैं उनकी डिटेल हिस्ट्री तैयार करें कि वे कहां से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम में अब नए केस की हिस्ट्री की समीक्षा होगी। इसके माध्यम से ये ट्रेंड देखा जाएगा कि यहाँ के अलग अलग जिलों में संक्रमित होने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं, यानी वे किसी दूसरे शहर जाकर वहाँ किसी संक्रमित के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं या नहीं। अगर नए पॉजिटिव मरीजों ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये पता लगाया जाएगा कि वे किन लोगों के संपर्क में रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था तब राज्य में रोज औसत 2 करोड़ के मास्क बिक रहे थे। अकेले रायपुर में 1 लाख रोज मास्क की खपत हो गई थी, यानी 30 लाख के मास्क दुर्ग जिले में ही बिक रहे थे। फरवरी के दूसरे सप्ताह से मास्क की बिक्री तेजी से घटी और पिछले 1 माह से बिक्री पूरी तरह से शून्य हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने फिर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सभी जिलों में 237 कोविड केयर सेंटर खोले गए थे। अभी सभी सेंटरों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर तैयार है। नया वेरिएंट XE फिलहाल XE नया वेरिएंट खोजा गया है। ये BA1 और BA2 से रिंग बाइंड होकर बना है। अब तक की रिसर्च में पता चला है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी भी स्थिति में अलर्ट रहना जरूरी है। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ये एंडेमिक रूप से मौजूद है। मास्क पहनिए, मास्क पहनना जरूरी है। हमारे राज्य सरकार से भी ये अनुरोध है कि खुद भी सुरक्षित रहे, पब्लिक को भी सुरक्षा दें और मास्क पहने। बाइट CMO दुर्ग। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। थाना पुलगांव के अंतर्गत चनखुरी गांव में स्थित श्रद्धा राइस मिल विवेक जैन के राइस मिल में लगी आग की सूचना पर अग्निशमन दल को रवाना किया गया। वहां पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने राइस मिल में रखे बारदाने के भंडार में लगी आग को करीबन 2 गाड़ी पानी की मदद से बुझाया। गर्मी की अपार तपिश और ऐसे में रोजाना ही आग लगने की सूचना कहीं न कहीं से प्राप्त हो रही है। आग लगने की ऐसी ही सूचना थाना पुलगांव स्थित चंदखुरी से मिली, जहां श्रद्धा राइस मिल विवेक जैन की मिल में अचानक दोपहर आग लग जाने से सूचना पर तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने 2 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात माना जा रहा है। आग में करीबन 11 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग बुझाने में विजय चतुर्वेदी, मनोज सोनवानी, शैलेंद्र देशमुख, सुरेंद्र देशमुख, नगर सैनिक जवान कुंजेश देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। गर्मी के दिनों में जहां पानी की बूंद बूंद बचाने की कवायद की जा रही है, वहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी व्यर्थ में बह गया। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में पानी की बूंद बूंद बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, परंतु वहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते हजारों गैलन पानी व्यर्थ ही बह गया, जिस पर निगम अधिकारियों का ध्यान अब तक नहीं गया। और गौरतलब है कि दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक के समीप नगर निगम द्वारा लगाई गई पाइपलाइन के फट जाने से सड़क के बीचों बीच फव्वारे की भांति हजारों गैलन पानी व्यर्थ ही बह गया, जिस पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जहां पानी की बूंद बूंद बचाने के लिए शहर का प्रत्येक नागरिक कर्तव्यबद्ध, वहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते पानी की व्यर्थ में बर्बादी होना नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। इधर दुर्ग महापौर का कहना है कि PWD की लापरवाही के चलते पाइपलाइन फट गई है, जिसका कार्य वर्तमान में प्रारंभ है और कुछ घंटों के अंतराल के बाद पाइपलाइन को सुधार दिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में आत्मा परियोजना के अंतर्गत किया गया, जिसमें जिले के किसानों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय कार्य परिषद के सदस्य व दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र की पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव और अंजोरा की सरपंच संगीता साहू विशेष रूप से शामिल रही। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची दुर्ग ग्रामीण की पूर्व विधायक व विश्वविद्यालय कार्य परिषद की सदस्य प्रतिमा चंद्राकर ने किसानों के मार्गदर्शन के लिए लगाए गए कृषि उत्पादों व प्राकृतिक खेती व पशुधन आधारित उत्पादों से सुसज्जित सभी स्टॉलों में जाकर जानकारियां प्राप्त की। विश्वविद्यालय के सभागार में दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र के उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समय की मांग को देखते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती व पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और नरवा घुरवा गरवा बारी की कार्य योजना से छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को धान का समर्थन मूल्य अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा बढ़ रहा है। किसी के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन, बटेर पालन व अन्य सहायक कृषि व्यवसायों से किसानों को समृद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को समृद्ध करने की योजनाओं के बारे में बताया और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर ने कहा कि रासायनिक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होने की कगार पर है। इसके लिए समय रहते किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। हर वर्ष राज्यों को मिलने वाले रासायनिक खादों का आवंटन पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ ही दो देशों के बीच जारी युद्ध से इस बार DAP के साथ अन्य रासायनिक खादों की भी किल्लत रहेगी, जिसके लिए किसानों को अभी से पशुधन आधारित खेती को स्थान देना होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर SK थापक, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा के द्वारा किया गया। कृषकों के लिए आयोजित इस किसान मेले को सफल बनाने में निदेशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर RP तिवारी, डॉक्टर SK तिवारी, अधिष्ठाता महाविद्यालय अंजोरा का विशेष योगदान रहा। कृषि महोत्सव के शुभ अवसर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन किया गया था और यहाँ पर किसान कैसे उन्नतशील बने उसके बारे में बताया गया है। और जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के प्रति जो योजनाएं यहाँ पर प्रदेश में लागू किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे सेमिनार के माध्यम से हमारे किसान जागरूक होंगे, समृद्ध होंगे और निश्चित रूप से ऐसा सफल आयोजन रहा है। ये ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को कृषि के विषय में जानकारी हो। वैज्ञानिकों के द्वारा हमें किस प्रकार से खेती करना है, किस प्रकार से उत्पादन करना है और उसको हमको किस तरह से इम्प्लीमेंट में लाना है। आज यहाँ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में किसानों की भागीदारी के तहत यहाँ आयोजन किया गया। यहाँ स्टॉल भी लगा हुआ है, बहुत सारी किसानों के लिए प्रशिक्षण भी हो रहा है और बहुत अच्छी है। यहाँ हमारे किसान प्रशिक्षित होकर हमारी जो सरकार की जो मंशा है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा आयोजन है। हम कामधेनु विश्वविद्यालय कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये इस आयोजन के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और जो आत्मा परियोजना है, ठीक है, विशेषकर उनके दिशा निर्देशानुसार यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत ये आज किसान मेले का आयोजन हुआ है और जिसमें आप देख ही रहे जैसे कि काफ़ी किसान यहाँ पर आए हैं। यहाँ हमारे हम दुर्ग जिले से ही किसान आए हैं, अभी आसपास के गाँव के ही आए हैं यहाँ पर, है ना। ये कोरोना काल के बाद में जो है ये प्रथम जो है दुर्ग जिले में इस तरह का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से जो है प्राकृतिक खेती, इस तरफ किसानों का जो है ध्यान आकृष्ट करना, उसके फ़ायदे और जो है नई तकनीकें क्या हो रही है इसके ऊपर जो है कृषक, वैज्ञानिक और किसानों के बीच में जो है परिचर्चा कराना, उनको जो है प्रदर्शनी के द्वारा
कई सारी नई चीज़ें जैसे जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, दशपर्णी अर्क हो गया, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको जानकारी देना है और इसको खेती में अपनाने के लिए उनके लिए जो है वो प्रोत्साहित करना है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग ग्रामीण के कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा से वैभव कुमार चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत आज मुख्य अभियंता यांत्रिकी प्रकोष्ठ संचालनालय के भागीरथी वर्मा के द्वारा श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नलघर कॉम्प्लेक्स एवं रायपुर नाका स्थित दोनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी जावेद अली भी मौजूद रहे। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता यांत्रिकी भागीरथ वर्मा ने मेडिकल संचालक से दवाइयों के बिक्री से संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के मौके पर मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने पहुंचे ग्राहकों ने चर्चा में बताया कि मेडिकल में सस्ती और उच्च क्वालिटी की दवाइयां मिलने से हमारा विश्वास बढ़ा है और दवा की जरूरत होने पर हम सभी जरूरतमंद श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की ओर रुख कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर पहुंचे ग्राहकों ने वर्मा के निरीक्षण के दौरान चर्चा में बताया कि अच्छा हुआ जो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर दुर्ग शहर में खुल गया है। नजदीकी स्थलों में श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खुलने से सस्ती दवाई खरीदने की राह और आसान हो गई है। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही है और ये सब संभव हुआ है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के क्रियान्वयन से। दुर्ग में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में 58% छूट के साथ दवा मिल रही है और 251 प्रकार की दवाइयां विभिन्न वैरायटी में उपलब्ध है। साथ ही 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बेमेतरा के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू ने भारत माता चौक का भूमि पूजन किया और 58 लाख रुपए की लागत से यहां भारत माता चौक बनेगा। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू बेमेतरा प्रवास पर रहे, जहां ग्राम बैजलपुर में माता कर्मा महोत्सव व मड़ई मेला समारोह में शामिल हुए। वहीं बेमेतरा में गर्ल्स स्कूल के पास भारत माता चौक का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री लोक निर्माण, गृह, जेल, धर्मस्व एवं पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन ताम्रध्वज साहू रहे, जिनका बेमेतरा कांग्रेस कमेटी ने आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री ने विधिवत पूजा के पश्चात भारत माता चौक का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 58 लाख रुपए की लागत से होगा। इस चौक की भव्यता भारत माता चौक के नाम से ही आंकी जा सकती है, जिसमें लाल किले के साथ भारत माता की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश का गौरव है। भारत माता चौक रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ में ये दूसरा चौक है, जो जिले के गौरव के साथ ही बेमेतरा को एक नई पहचान देगा। इस दौरान गृह मंत्री ने बेमेतरा वासियों को भारत माता चौक निर्माण की बधाई देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ ही बेमेतरा में भी कांग्रेस का आना संयोग है, जिससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी निरंतर हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा सहित नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू, संयुक्त महामंत्री नाथुराम सेन, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नगरवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज यहाँ पर भारत माता चौक के नाम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, चौक निर्माण का, सौंदर्यीकरण का। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ये दूसरा होगा भारत माता चौक, और आशीष को, शकुंतला को, यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उनके मन में ये विचार आया। और बेमेतरा जिला के बनने के बाद, वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि हमारे बेमेतरा में भी सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं। चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे पुल पुलिया की, चाहे चौक चौराहों की, तो एक बड़ा अच्छा काम इन लोगों ने हाथ में लिया है। इसके बनने से बेमेतरा और रौनकता आएगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा, तो इसके लिए मैंने सबको बधाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले की नगर पंचायत परपोड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नगर पंचायत कहलाता है, लेकिन मुद्दों पर देखा जाए तो कहे कि मुद्दे के लिए कई नियम बन जाते हैं या चेहरे देखकर तुरंत नई किताबें लिख दी जाती हैं। चाहे मुद्दा निर्माण कार्य का हो या ठेकेदारी का, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो या सफाई व्यवस्था का, चाहे नल का मुद्दा हो या अतिक्रमण का, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राजनीति चल रही है। चाहे मुद्दा निर्माण कार्य का हो या ठेकेदारी का, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा हो या सफाई व्यवस्था का, चाहे नल का मुद्दा हो या अतिक्रमण का, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी राजनीति चल रही है। यही एक मामला वार्ड क्रमांक 1 का सामने आया है, जिसमें पुन्नीबाई साहू को नगर पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
मकान बनाने का लेआउट दे दिया गया था, लेकिन कॉलम निकलने के बाद नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा कॉलम आगे बढ़ाने का फरमान जारी कर दिया। अब हितग्राही करे तो क्या करे, क्योंकि रेत सीमेंट छड़ की कीमत आसमान छू रही है। आखिर 3 कॉलम आगे बढ़ाने का भरपाई कौन करेगा? मतलब समस्या मोर कुछ नहीं, मैं 40 साल के घर में हूँ हैं, 40 साल के रहे बाद में अगले पार्टी लिए हूँ कि मोला खाली करवा देती। सवाल के जवाब मोर वही रही से, मैं कहीं में ढोफड़ा बांध के रह जाते हैं। अब बीच में मोरे पर्दा भाड़ी टोरे के बाद में खाली करवाती, तब वो फर्जरी से मोर कालम खड़ा हो के बाद मोला का दुश्मनी रही से कटवई से नगर पंचायत वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले की नगर पंचायत परपोड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता को लेकर आज वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद मरीज सिन्हा एवं परपोड़ी नगर के विभिन्न वार्डों के हितग्राहियों के द्वारा नगर पंचायत नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि नगर पंचायत 1 के पार्षद ने नियमों में फेरबदल करने का व 60 लोगों के स्थान पर 61 लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी करने का आरोप लगाते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं उप अभियंता की उपस्थिति में पार्षद एवं पीड़ित हितग्राहियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इस मामले में नगर पालिका अधिकारी व उप अभियंता नियमों का हवाला देते नजर आए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रकरण है, 60 का 61 क्यों किए? अपन जांच करवा लेते हैं। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है समस्या के संबंध में, मैं जांच करवा लेता हूँ। अगर गलत हुआ अनुज्ञा जो है उसी समय अपन कार्रवाई करेंगे। नहीं, मिस्टेक मेरे ख्याल होना तो नहीं चाहिए। अगर हुई है उसको जांच करवा के जो है उसको मैं निरस्त कर दूँगा। वैसे अनुज्ञा जब जारी करते हैं उसमें एक बिंदु रहता है, अगर पक्का मकान है, अगर विवाद की स्थिति है तो स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। द्वारा जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। शासन के नियमों के तहत ही मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है एवं भवन अनुज्ञा में दी गई शर्तों के अंतर्गत ही कार्य कराया जा रहा है और अगर उनके द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की गई है उसका जांच किया जाएगा। नगर पंचायत के आवास के संबंध में कुछ समस्या को लेकर नगर पंचायत के सीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन थीम नवाचार के माध्यम से वैश्विक महामारी की रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने पर आधारित रहा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त केंद्रों और संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त केंद्रों संस्थाओं में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम और उपचार के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना। इस अवसर पर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खेमराज सोनवानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। मलेरिया बीमारी संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया बीमारी के प्रमुख लक्षण तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, उल्टी इत्यादि। इन लक्षणों से पीड़ित मरीजों का तत्काल जांच कराने सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क जांच कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।